हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो 20 दिन का सुपर प्लान चल रहा है डीएसएसबी की एग्ज़ाम आने वाली है और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है। इस तैयारी में आपके बूस्टर डोज का काम करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो क्लासेस। देखो, ये वीडियो क्लास जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगेगा मुझे तो आता है यार, मैं क्यों पढूं। लेकिन जैसे जैसे आप इस क्लास में आगे बढ़ते जाओगे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे जिन टॉपिक्स को शायद आप पहले सुन भी चुके हो लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि डीएसएसबी के एग्जाम में डीएसएसबी की जो एग्जाम है उस डीएसएसबी के एग्जाम में शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं में कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन से रिलेटेड आज 1 घंटे के अंदर आपके कम से कम 500 क्वेश्चन तैयार करने के लिए मैं सामने लेके आया हूँ आपके सामने। कुछ टर्मिनोलॉजी जो बुलेटिन्स का काम करेंगे आपके, उनको आपने देख लिया तो शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही फास्टली हम रिवाइज करेंगे उन चीज़ों का। तो इस रिवीजन से जुड़ने के लिए आप क्लास के साथ बने रहिए। स्टार्टिंग में आपको मे भी ये लगे कि ये चीज़ें हमारी नॉर्मल है, लेकिन आपको आगे जाते जाते सारे सब्जेक्ट्स के बुलेटिन्स आपको मिलेंगे और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इन जो बुलेटिन्स है, ये जो छोटे छोटे शॉर्ट्स क्वेश्चंस आपके सामने जो लाइन्स आ रही हैं, इनमें से आपको 50 मार्क्स मिनिमम 50 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें डीएसएसबी में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास के ऊपर पहला जो है अपना जो छोटा सा बहुत ही सबसे कॉमन आपके सामने जो लाइन आ रही है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया नाम सबने जो है सबको पता है हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, लेकिन वहाँ पे आपको कंफ्यूजन मिल जाता है किसमें, ऑप्शंस के अंदर। रैपिड रिवीजन करेंगे, लाइन टू लाइन चलते जाएंगे और ये लाइन जो है बहुत ही सोच समझ के पुराने पेपर्स में से लाइन उठा के आपके सामने सॉल्यूशन करवाई जा रही है। हाइपोक्सिया, हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो मीन्स होता है कम, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना क्या होता है हाइपोक्सिया। किसके अंदर, यदि मान लो ये हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी यदि टिश्यूज में हो जाए, किस में हो जाए, टिश्यूज में हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। क्लियर है, समझ में आया होगा सबको कि हाइपोक्सिया का मतलब टिश्यू के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको हाइपोक्सिया, और यही ऑक्सीजन यदि ब्लड के अंदर कम हो जाए तो उसको वो क्या बोलते हैं अपन, हाइपोक्सीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया दो टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन यहीं से आता है। छोटे छोटे डीएसएसबी के अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए क्लास आपके लिए लेके आए कि हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया दे दिया, आपने बोला हाइपोक्सीमिया आ गया, अरे भाई तो ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया होता है। नहीं, वो गलत है। आपको देखना है कि टिश्यू के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो होता है आपका हाइपोक्सिया, और यदि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो होता है आपको हाइपोक्सीमिया। क्लियर है ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन की तरफ। नेक्स्ट बुलेटिन अपना ये बोल रहा है कि साइनोसिस क्या होता है। सर, साइनोसिस क्या होता है। साइनोसिस आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन की यदि ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है, किसी भी ऑर्गन की यदि ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है तो उस ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से, ब्लड सप्लाई के डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। आपने भी कभी घर पे ट्राई किया होगा, अपने हाथ के ऊपर रबर बैंड वगैरह बांध दिया होगा, बांधने के बाद में आपके हैंड के ऊपर क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसिस, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन। ब्लूइश डिस्कलरेशन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, साइनोसिस के बाद में ही यदि मान लो साइनोसिस के बाद में आपने ब्लड सप्लाई उसकी नहीं बढ़ाई तो पेशेंट की जो सेल्स होती है वो कहाँ जाती हैं, हाइपोक्सिया में जाती हैं। हाइपोक्सिया में जाने के बाद में सेल डेथ वगैरह, नेक्रोसिस, गैंग्रीन आगे की जो स्टेप्स होती हैं वो चलती हैं। ठीक है, नेक्रोसिस और गैंग्रीन नाम आ गया आपके सामने। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्रोसिस का मतलब और एक होता है गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन ये जो होता है इरिवर्सिबल सेल डेथ होता है, इरिवर्सिबल सेल डेथ होता है, और ये होता है रिवर्सिबल सेल डेथ, रिवर्सिबल सेल डेथ। ठीक है, तो ये होता है आपका इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे किसकी, एस्पाइक्सिया। किसकी बात करेंगे, एस्पाइक्सिया। एस्पाइक्सिया क्या होता है, यानी एस्पाइक्सिया का मतलब होता है कि स्पेशली क्या होता है, एस्पाइक्सिया नियोनेट्रम का नाम सुना होगा आपने, कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, न्यूबॉर्न होते हैं, उन न्यूबॉर्न्स के अंदर क्या करते हैं, वो न्यूबॉर्न्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्पाइक्सिया। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ ये क्लास उनके लिए नहीं है जो ओवर स्मार्ट या मास्टर माइंड है।
ठीक है, अपने आप को समझते हैं। लास्ट में पता चलता है कि डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन तो इनमें से आ गए थे और कंफ्यूज, और मुझे तो पता ही नहीं था साइनोसिस ये होता है, हाइपोक्सिया में क्या होता है, गलती से मेरी सबसे एक जो एग्जाम का मेन डायलॉग होता है वो डायलॉग ये होता है कि मेरी खुद की गलती की वजह से जानबूझ के गलत हो गया मेरे साथ। तो जो जानबूझ के गलत होने वाले क्वेश्चन है ना, उनका ही डिफरेंस होता है। एक एग्जाम के अंदर आपके पास में 4 या 5 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, सिलेक्शन सिर्फ इन 4 या 5 के अंदर होता है, और यही वो क्वेश्चन है जो जानबूझ के गलत होते हैं इंसान के। जो बच्चे आके बाहर बोलते हैं ना मैंने जानबूझ के, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से क्वेश्चन गलत हो गए, उन्हीं बेवकूफ़ी वाले जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए, उनको तैयार करने के लिए हम आपके सामने शॉर्ट बुलेटिन्स लेके आए हैं। ठीक है, तो न्यूबॉर्न के अंदर या किसी पेशेंट के अंदर ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्फाइक्सिया। टर्मिनोलॉजी याद रखना है, एस्फाइक्सिया मींस इनएबिलिटी टू इनिशिएट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्फाइक्सिया बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अपना आता है हाइपोक्सीमिया, जो मैंने आपको पहले बता दिया, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होना क्या होता है, हाइपोक्सीमिया होता है। ठीक है, और हाइपोक्सिया टिश्यू के अंदर होना क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। क्लियर है। अगला चलते हैं अपन ओडिमा, एडिमा या फिर ओडिमा। एडिमा जो होता है वो कौन सा होता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाना। कहाँ होते हैं, फ्लूइड कलेक्ट हो जाना, किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज के अंदर फ्लूइड कलेक्शन होना क्या होता है, एडिमा होता है। 2 टाइप का होता है, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट। ठीक है, ये जो फ्लूइड कलेक्शन होता है एडिमा का मोस्ट कॉमन क्या होता है आपका, एजी रेशियो। ठीक है, एजी रेशियो जब डिस्टर्बेंस होता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, एडिमा होता है। यानी जो आपके ब्लड और टिश्यू के अंदर, ब्लड और टिश्यू के अंदर जो मेंटेन करता है फ्लूइड को, ठीक है, उस फ्लूइड को कौन करते हैं, आपकी एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन प्रोटीन करती हैं, जो क्या करती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर वाले एरिया ब्लड वेसल्स के अंदर भी मेंटेन रहता है। यदि मान लो एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन के रेशियो डिस्टर्ब हो गया, उसके सिचुएशन में क्या होगा, जो फ्लूइड होता है वो किधर जाता है, टिश्यू की तरफ चला जाता है, और टिश्यू की तरफ जाने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को स्वेलिंग होती है, और उसी स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ। ये एज ए क्वेश्चन ही है, यही क्वेश्चन यदि मैं आपको ये दे देता कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ये सब करने हैं, तो उसी के बारे में देखो। उससे पहले एक स्क्रीन आपके सामने है, जो स्टूडेंट्स डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 20 दिन का समय बचा है। क्योंकि 20 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ के पास में 18 दिन का और कुछ के पास 1 महीने का भी है। ठीक है, 1 महीने है, और आपके पास में अभी भी आपने यदि डीएसएसबी की तैयारी नहीं करी है तो हम आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के अंदर लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट मैटर फॉर डीएसएसबी एग्जाम। डीएसएसबी के लिए कंप्लीट मैटर, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, नॉन नर्सिंग की टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, नॉन नर्सिंग के पर डे एक वीडियो मिलने वाले, नर्सिंग के ऐसे बुलेटिन्स की अलग अलग क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो इन्हीं सभी क्लासेस का फायदा उठाने के लिए आप हमारी आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके मात्र और मात्र जो कोर्स पहले 1499 में था, उस 1499 को हम लेस करके 599 के अंदर ये कर दिया। आप इसको डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो। फिर भी आपका किसी टाइप का इंक्वायरी हो, क्यूरी हो, तो आप इस नंबर पे 9660096541 पे कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन की तरफ। अब देखो एब्सेस क्या होता है। एब्सेस का मतलब होता है कि टिश्यू के अंदर प्यूरुलेंट इन्फ्लामेशन यानी पस फॉर्मेशन हो जाना। पस फॉर्मेशन हो जाना क्या हो जाना, पस फॉर्मेशन हो जाना क्या होता है, एब्सेस होता है। ठीक है, एब्सेस इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यूज, या फिर टिश्यू के अंदर क्या होता है ना, पस फॉर्मेशन होकर टिश्यू की क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना क्या होता है, आपका एब्सेस होता है। क्लियर है। एब्सेस पे भी क्वेश्चन आता है, एब्सेस की टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन होकर यदि प्यूरुलेंट डिस्चार्जेज आ रहे हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर आपका क्या होगा, एब्सेस फॉर्मेशन। क्लियर है। सेलुलाइटिस क्या होता है, सेलुलाइटिस नाम सबका सुना हुआ है लेकिन कंफ्यूज वहाँ पे होता है। तो इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू का यदि इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू का यदि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलाइटिस। अलग अलग टाइप का होता है ये। ठीक है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करने लगे तो दिन में एक ही टॉपिक होने वाला है। इनकी सारी क्लासेज आरएनयू के जो रिकॉर्डेड क्लासेज बैच है उसके ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। मेरा काम ये है कि आपको क्विक रिवीजन करवाना डीएसएसबी के लिए, क्योंकि अभी सबके दिमाग में ये चल रहा है सर मुझे तो टाइम नहीं है। वो जो टाइम नहीं वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं आपके सामने बुलेटिन लेके आऊँ जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आप वीडियो की स्पीड वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड है, उसमें आपको बढ़ाने की जरूरत है नहीं, आप उसको कंटिन्यू देख सकते हो। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है आपको इरिसेपेलस।
ठीक है। इरिसेपेलस क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, डर्मिन और लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट। यदि मान लो पीछे वाला था आपका सेलुलाइटिस, ठीक है, सेलुलाइटिस जो था वो था आपका किसका, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट का जो होता है वो कौन सा हो गया, सेलुलाइटिस। यदि इरिसेपेलस बोलते हैं तो क्या होता है, डर्मिस और लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिसेपेलस बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूजिंग होता है, किसी को पता नहीं होता है तो देख लेना। डर्मल और लिम्फेटिक जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिसेपेलस बोलते हैं। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन की तरफ। नेक्स्ट बोल रहा है आपका बर्न एंड वुंड मैनेजमेंट। बर्न और वुंड मैनेजमेंट जो होता है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग असेसमेंट करते हैं। रूल ऑफ 9 जो होता है, ये रूल ऑफ 9 क्या करता है, हमको बर्न का असेसमेंट कराता है कि किसी पेशेंट का, क्यों करते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को फ्लूइड देते हैं, पेशेंट को मैनेजमेंट करते हैं। तो रूल ऑफ 9 क्या होता है उसी के बारे में हम देख लेते हैं। आप रूल ऑफ 9 जो होता है, आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे होंगे, जिसके अंदर आपको बॉडी के जो एरियाज हैं उन एरियाज को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं किसके अंदर, अलग अलग पार्ट्स के अंदर। क्लियर है। देखो, यदि देखा जाए तो आपका हेड जो है, ये हेड होता है टोटल कितना, हेड जो होता है वो टोटल कितना होता है, हेड जो होता है आपका 18 होता है। ठीक है, 18% क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, 18%। ये डायग्राम देखने से पहले आप इसको देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो सामने एंटायर हेड और नेक जो होता है वो कितना होता है, 9 होता है। एंटायर हेड और नेक जो होता है वो 9% होता है। एंटायर राइट आर्म कितना होता है, 9%। एंटायर लेफ्ट आर्म कितना होता है, 9%। एंटायर एंटीरियर टोर्सो होता है 18 और एंटायर पोस्टीरियर टोर्सो होता है 18 और पेरिनियम 1% होता है और एंटीरियर राइट और लेफ्ट लेग जो होते हैं वो 18% होते हैं। ठीक है, अब देखो अपना जो डायग्राम बता रहा था वो क्या था, देखो 9% होता है आपका, सॉरी पहले क्या लिख दिया मैंने, ओके 9% हो गया आपका, 9% हो गया आपका हेड वाला पोर्शन। ठीक है, और यदि एंटीरियर टोर्सो की बात करें जिसमें चेस्ट और एब्डोमेन है, ये होता है 18% होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर परसेंट होता है कितना, 18%। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, 18% होते हैं। दोनों हैंड जो होते हैं, ये जो दोनों हैंड होते हैं वो दोनों हैंड कौन से होते हैं अपने, 4.5% और 4.9 और 9%। ठीक है, 9 और 9% होते हैं। और वैसे ही आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर जो होते हैं वो 9% होते हैं, कौन से, हैंड। और फिर टोटल जो होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है, इसमें से कितना परसेंट हुआ है उसी के हिसाब से हमको क्या देना होता है, पेशेंट को फ्लूइड देना होता है। ये जो इसका है आप स्क्रीनशॉट ले लो कि मान लो क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो अफेक्टेड है इसके अंदर। तो एंटायर हेड और नेक जो है वो 9% है और एंटायर राइट आर्म जो है वो 9% है। एंटायर लेफ्ट आर्म जो है वो 9% है। एंटायर एंटीरियर टोर्सो की बात करें तो वो है 18% और एंटायर पोस्टीरियर टोर्सो है उसका 18% है। क्लियर है। पेरिनियम जो पार्ट होता है वो 1% है और एंटायर राइट लेग जो है वो कितना है, 18% है। एंटायर लेफ्ट लेग जो है वो 18% है। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जो बात करें वो आती है, इसी के साथ में देखो हम ये भी बात कर लेते हैं कि बर्न की जो डिग्री है वो कौन कौन सी होती है। हमने जो बर्न की डिग्री है वो 4 डिग्रीज के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री बर्न का क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर कौन कौन सी होती है। पहला जो है फर्स्ट डिग्री जो बर्न है, उस फर्स्ट डिग्री बर्न को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि फर्स्ट डिग्री का दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट डिग्री बर्न का क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है उसका, सुपरफिशियल। क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। सेकंड डिग्री जो है उसका कौन सा होता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न जो होता है उसको सेकंड डिग्री बोलते हैं। और थर्ड डिग्री जो होता है उसको बोलते हैं डीप पार्शियल। थर्ड डिग्री को क्या बोलेंगे, डीप पार्शियल। और फोर्थ डिग्री को क्या बोलेंगे, फुल थिकनेस बर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फुल थिकनेस। कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन हम वही सोल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन को दूर करना है कि फर्स्ट डिग्री को हम सुपरफिशियल पार्शियल, डीप पार्शियल और फुल थिकनेस होता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो डेप्थ कौन कौन सी होती है इनकी। यदि हम फर्स्ट डिग्री बर्न की बात करें तो उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। यानी क्या होता है, स्किन के ऊपर पेन और रेडनेस होता है। ठीक है, पेन और रेडनेस होता है, माइल्ड स्वेलिंग टाइप से भी आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस हो गया था तो यहाँ पे क्या होगा, डर्मिस और पेपिलरी रीजन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है सेकंड डिग्री के अंदर, जिसमें पेन, ब्लिस्टर और स्प्लोची स्किन सीवियर स्वेलिंग होती है। ठीक है, स्प्लोची सेकंड जो होता है वो होता है। ठीक है, थर्ड के अंदर क्या होता है, डर्मिस और
रेक्टुलर रीजन जो होता है, रेटिकुलर जो रीजन होता है वो इन्वॉल्व होता है। वाइट लेची रिलेटिवली पेनलेस होता है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने कि निम्न में से कौन सा जो टाइप ऑफ बर्न है वो पेनलेस होता है। तो पेनलेस जो होते हैं वो ये दोनों होते हैं, थर्ड और फोर्थ। यदि थर्ड और फोर्थ आता है, थर्ड डिग्री ऑप्शन आ रहा है उसमें, तो थर्ड डिग्री आपका क्या होगा, एग्जाम आंसर जाएगा। फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होता है, हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये क्या होता है, एंटायर बोन दिखने लग जाती है इसके अंदर। तो क्या होता है इसका, वो आता है आपका फुल थिकनेस बर्न के अंदर। आई थिंक आपको सामने समझ में आएगा। इनमें से क्वेश्चन आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि स्किन ग्राफ्ट क्या होता है। स्किन ग्राफ्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि स्किन ग्राफ्ट को DSSB ने 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में, और ये कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए बार बार आपके सामने आ रहा है। तो स्किन ग्राफ्टिंग जो होता है, पहला तो आता है आपका ऑटोग्राफ्ट। कौन सा होता है, ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट में क्या होती है, पेशेंट की खुद की स्किन होती है। क्या होती है, खुद की स्किन होती है ऑटोग्राफ्ट के अंदर, ठीक है। एलोग्राफ्ट होता है एक, एलोग्राफ्ट, ये जो एलोग्राफ्ट होता है आइडेंटिकल ट्विन से लेते हैं, आइडेंटिकल ट्विन से स्किन लेते हैं। किसके लिए, एलोग्राफ्ट, यानी पेशेंट की जब स्किन बर्न हो जाती है, उस बर्न स्किन के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के लिए स्किन की जरूरत होती है। वो स्किन हम यदि पेशेंट की खुद की ले रहे हैं तो वो होता है आपका ऑटोग्राफ्ट, और यदि मान लो उसके आइडेंटिकल ट्विन से लिए हैं तो वो एलोग्राफ्ट होता है। और एक होता है होमोग्राफ्ट। कौन सा होता है, होमोग्राफ्ट। कौन सा होता है, होमोग्राफ्ट। ये जो होमोग्राफ्ट होता है सेम स्पीसीज के डिफरेंट जो इंडिविजुअल होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल जो होता है उससे ली जाता है। कौन सा, होमोग्राफ्ट। तो देखो, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट, ये तो इंसान से रिलेटेड होता है। इंसान से यदि खुद की स्किन यूज हो रही तो ओन स्किन यूज हो रही तो क्या आ गया आपका, ऑटो का मतलब खुद से। और यदि सेम आइडेंटिकल ट्विन से ले रहे तो एलोग्राफ्ट, और दूसरे बंदे से ले रहे हैं जिसके क्रॉस मैच करवा के जो लेते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल से जो लेते हैं वो कौन सा होता है आपका, होमोग्राफ्ट होता है। एक लास्ट आता है आपका जीनोग्राफ्ट। कौन सा आता है, जीनोग्राफ्ट। ये जीनोग्राफ्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, अदर स्पीसीज, जैसे मान लो कि इसे पिग्स वगैरह से या फिर किसी और स्पीसीज का जो एनिमल है उससे यदि हम लेते हैं, मंकी वगैरह से लेते हैं, तो वो आता है जीनोग्राफ्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है DSSB के अंदर, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना। ऑटो का मतलब खुद का, एलो का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विन से, और होमो का मतलब क्या होता है, सेम स्पीसीज, यानी इंसान से किसी भी दूसरे पर्सन से हम स्किन ले सकते हैं। और जीनोग्राफ्ट का मतलब किसी दूसरी स्पीसीज से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, जिसके अंदर कुछ सेकंड्स के अंदर इसके रिजेक्शन भी होते हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट, क्रोनिक, ठीक है। तो इनिशियली कुछ होता है तो हाइपर एक्यूट, यदि कुछ टाइम के अंदर होता है तो एक्यूट, और क्रोनिक लाइफ टाइम के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है काइलोनचिया, ठीक है। काइलोनचिया, ठीक है। काइलोनचिया जो होता है वो क्या होते हैं, जो आपके नेल्स होते हैं वो नेल्स क्या होते हैं, कॉनकेव शेप के हो जाते हैं, ठीक है। नेल्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होते हैं, कॉनकेव शेप के हो जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आपके सामने चेवोस्टिक साइन और ट्रोसियस साइन। चेवोस्टिक साइन और ट्रोसियस साइन की बात करते हैं। चेवोस्टिक मैंने पहले भी एक दिन क्लास में बताया था, यदि जो स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं उनको सबको पता है ये चीज़ें। चेवोस्टिक साइन जो होता है ये क्या होता है, CH4 चीक से रिलेटेड है, ठीक है, चीक से रिलेटेड है। और ट्रोसियस साइन जो है ये हैंड से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रोसियस साइन जो होता है वो हैंड से रिलेटेड होता है। तो चेवोस्टिक साइन क्या होता है, जब हाइपोकैल्सीमिया का मरीज होता है, दोनों किस्में होते हैं, हाइपोकैल्सीमिया जिसके अंदर कैल्शियम की कमी है, हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन होती है, उसके अंदर दोनों सिम्टम ये देखने को मिलते हैं। तो चेवोस्टिक साइन जो होता है, जैसे मान लो आप फेशियल नर्व को टैप करते हो, तो पेशेंट जो होता है अपनी स्किन को, मतलब उस साइड की स्किन को क्या करता है, स्ट्रेच करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेवोस्टिक साइन करता है। ट्रोसियस साइन के अंदर यदि मान लो पेशेंट को आप यहाँ से बीपी कफ करते हो तो पेशेंट की जो हैंड मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। हैंड का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोसियस साइन। दोनों हाइपोकैल्सीमिया का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फटाफट रिवीजन करना है, टाइम नहीं है इतना। टाइम ना आपके पास में है ना मेरे पास में, क्योंकि इतना सारा सिलेबस कराना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतनी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट कि उनको हमें रिवाइज और पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओके, क्लियर है ट्रोसियस और चेवोस्टिक साइन। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अपने सामने आ रहा है ग्रेविस डिजीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप ये मत बोलना कि सर ग्रेविस डिजीज की और चीज़ें बताओ। ग्रेविस डिजीज की और चीज़ें आपको देखनी हो तो आप हमारे क्लासेज जो है उनको देख सकते हो। ग्रेविस डिजीज, अब ग्रेविस डिजीज का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या होता है,
ग्रेविस डिजीज जो है उसमें क्या होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म होता है। पेशेंट का जो थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या होता है, इंक्रीज लेवल होता है, जिसकी वजह से एक्सोप्थैल्मस होता है। क्या होता है, एक्सोप्थैल्मस। पता होगा एक्सोप्थैल्मस क्या होते हैं, प्रोट्रूड आईज होती हैं, आईज जो होती हैं वो बाहर निकली हुई होती हैं ग्रेविस डिजीज के अंदर। याद रखना है ग्रेविस का मतलब जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो इंक्रीज सीक्रेशन हो जाता है और पेशेंट को क्या होते हैं, एक्सोप्थैल्मस देखने को मिलता है। क्लियर है। उसके बाद में आपके सामने है कि ग्रेविस डिजीज के अंदर ग्रेविस डिजीज की सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं। देखो, पाल्पिटेशंस होता है पेशेंट को, हीट इंटॉलरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना कि ग्रेविस डिजीज जो होता है उस पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होता है। यदि मान लो हीट इंटॉलरेंस है तो क्वेश्चन आपको आ रहा है कि ग्रेविस डिजीज का पेशेंट है, उस पेशेंट को एनवायरनमेंट कैसा देंगे अपन, कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे किसके, ग्रेविस डिजीज के अंदर। ठीक है, तो हीट टॉलरेंस होता है, एंजाइटी होता है, इंसोम्निया होता है, और अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। याद रखना है आपको कि जब आपका थायराइड हार्मोन जो है वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, तो वेट लॉस होगा, इसके अंदर डायरिया होगा पेशेंट को। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट के अंदर गोइटर और ऑप्थेल्मोपैथी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैंने क्या बोला आपको, एक्सोप्थेल्मस, टेकिकार्डिया, ट्रीमर्स, मोइस्ट स्किन और मसल वीकनेस देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम टेस्ट क्या क्या करवाते हैं, TSH का लेवल टेस्ट करवाते हैं, TSH का लेवल, और T4 T3 का लेवल बढ़ा चेक करवाते हैं। यदि मान लो बढ़े हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को ग्रेविस डिजीज है। ग्रेविस डिजीज के बाद में हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया किसकी वजह से, किसकी वजह से, आपकी इंसुलिन की कमी की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से यदि मान लो इंसुलिन की कमी की वजह से मान लो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। दो तरीके का होता है, टाइप फर्स्ट टाइप 2, टाइप फर्स्ट और टाइप 2। टाइप फर्स्ट जो होता है, उस टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ये स्पेशली क्या होता है, चिल्ड्रंस में होता है। क्या होता है, चिल्ड्रंस में होता है। मैं शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि चिल्ड्रंस के अंदर इंसुलिन तो बनता है। इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, आपका टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है। इसकी क्लासेज जो है वो देखेंगे अपन कंटिन्यूस में, हाइपरग्लाइसीमिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर। पहला जो होता है वो एक्रोमेगाली, ओवरग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज। एक्रोमेगाली क्या होती है, एक्रोमेगाली का मीनिंग आपसे पूछे कि ओवरग्रोथ ऑफ बोन्स और टिश्यूज के अंदर, तो इसमें क्या होगा, एक्रोमेगाली क्यों होगा। एंड यदि मान लो हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज कर रहा है कि आपको ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराना है। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराओगे तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर लार्ज हैंड और प्रोमिनेंट चिन और जो देखने को आपको मिलेगा एक्रोमेगाली वाली सिचुएशन में। यानी इसके अंदर क्या होगा, एक्रोमेगाली में ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू जो है उनकी ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जिग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है ना, जिग्नेटिज्म क्या होता है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग अलग अलग करते होंगे, क्या क्या होता है, मेरा जिग्नेटिज्म है भैया। ठीक है, जिग्नेटिज्म के अंदर क्या होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिसके अंदर हाइपर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या करती है, हाइपर फंक्शनिंग करती है, जिसकी वजह से प्री प्यूबर्टल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, जिग्नेटिज्म में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, मैक्रोडिनोमास बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस जीएच आता है और रैपिड ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, जिग्नेटिज्म बोलते हैं। बच्चों के अंदर यदि होता है तो जिग्नेटिज्म, और आपका यदि अडल्ट के अंदर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोमेगाली। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल यदि अडल्ट में हो रहा है, ठीक है, अडल्ट में हो रहा है तो उसको क्या होगा, एक्रोमेगाली। क्या होगा, एक्रोमेगाली होगा। और यदि चिल्ड्रंस में हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जिग्नेटिज्म होगा। ठीक है, जिग्नेटिज्म होगा, देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में कि बच्चों में होगा तो उसको क्या बोलेंगे और अडल्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे। नेक्स्ट अपना आता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज के अंदर क्या होता है, स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड के जो डिसऑर्डर होते हैं, ग्लैंड के जो
हॉर्मोन्स होते हैं, ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, एडिसन्स डिजीज। और यही हार्मोन यदि बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्यूसिंग सिंड्रोम बोलते हैं। यदि मान लो क्या हो जाए, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन बढ़ जाए तब, ठीक है। क्यूसिंग सिंड्रोम के अंदर आपके सामने आ गया कि एक्सेस कोर्टिसोल ड्यू टू द एसीटीएच लेवल, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से मान लो एक्सेस कोर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूसिंग सिंड्रोम। और यदि इनकी कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडिसन्स डिजीज है। दोनों में कंफ्यूजन मत होना, एक होता है एडिसन्स डिजीज और क्यूसिंग सिंड्रोम। इसमें लेवल कम हो जाता है, इसमें ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। तो वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, डायबिटीज एंड रिलेटिव इश्यूज, ठीक है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, देखो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है, कीटो एसिडोसिस, ठीक है। कीटो एसिडोसिस जो है ये क्या होता है, बॉडी के अंदर डायबिटीज़ की वजह से इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की वजह से क्या, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। यानी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में यूज़ नहीं हो रहा। अब ग्लूकोज का लेवल जब यूज़ नहीं हो रहा तो बॉडी में जो स्टोर है वो फैट यूज़ होने लगेगी। फैट का जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनता है, कीटोन बॉडीज बनती हैं। क्या बोलती हैं, कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये जो कीटोन बॉडीज होती हैं जब एक्सेस अमाउंट में हो जाती हैं तो क्या होती है, ये यूरिन के थ्रू क्या होती है, एक्सेस यूरिन के थ्रू क्या एक्सक्रीट होने लग जाती है और उससे भी लेवल बढ़ जाती हैं। तो क्या होती है, ब्रेन के अंदर कीटोन जो होती है वो अक्यूमुलेट होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। जिसका मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो आपने सुना होगा, कुस्माउल्स रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कुस्माउल्स रेस्पिरेशन होता है कीटो एसिडोसिस का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर के लिए, लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर के लिए देखो आपने ये सुना होगा कि RBS, रैंडम ब्लड शुगर जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर को, यानी आपके ब्लड शुगर को चेक करने के लिए होता है। वो क्या होता है, 72 110 mg/dl आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। अब ग्लूकोज लेवल को डायबिटीज़ को असेस करने के लिए डॉक्टर जो होता है ना आपको एक टेस्ट एडवाइस करता है, HbA1c। ये HbA1c के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो अच्छे से याद कर लेना। HbA1c का मतलब होता है कि 90 डेज तक का जो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है, उस ब्लड शुगर कंट्रोल का पता लगाते हैं किससे, HbA1c से। HbA1c की पिछले 90 दिन के अंदर अपनी बॉडी ने ब्लड को कितना कंट्रोल किया है, वो क्या होता है आपका HbA1c टेस्ट करवाते हैं। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, एक होता है SGLT2, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर जो होता है, ये क्या होता है, हम टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो वर्ड से नाम याद रख लेना, मेडिसिन है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 टाइप से क्या होती है, मेडिसिन होती है, जिसको हम टाइप 2 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रीनल ग्लाइकोसूरिया, जब ब्लड शुगर का लेवल 180 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक नाम आपने सुना होगा, रीनल थ्रेशोल्ड। क्या सुना होगा, रीनल थ्रेशोल्ड, ठीक है, रीनल थ्रेशोल्ड नाम सुना होगा। ये जो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, यानी एक मैक्सिमम अमाउंट तक की अपनी जो किडनीज होती हैं, ये किडनीज क्या कर सकती हैं, मैक्सिमम अमाउंट तक किडनीज क्या कर सकती हैं, ब्लड ग्लूकोज को टॉलरेट कर सकती हैं, यानी एक्सक्रीट आउट होने से क्या कर सकती हैं, बचा सकती हैं। जब उससे ज़्यादा अमाउंट में, इससे ज़्यादा लेवल उसका बढ़ जाता है तो ब्लड के थ्रू, यानी किडनीज के थ्रू ब्लड में से जो शुगर बढ़ा हुआ है वो यूरिन के साथ में आ रहा है। क्या जा रहा है, यूरिन के साथ में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। तो रीनल ग्लाइकोसूरिया किसका सिम्टम है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का। किसका, डायबिटीज़ मेलाइटिस का, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो है वो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए की डिस्कवरी किसने करी थी, उसका नाम सुन लेना आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग ध्यान भी नहीं देते। वाटसन और क्रिक ने, बहुत बार आप सुना है कि वाटसन और क्रिक ने
डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी उसकी खोज करी थी किसने? वाटसन और क्रिक ने। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप दूसरे वैज्ञानिक का नाम आएगा तो वो और भी रॉबर्ट और कोच आ गया, अरे नहीं डीएनए की तो वाटसन क्रिक ने नहीं करी थी, रॉबर्ट कोच ने करी थी। ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो कन्फ्यूज होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके लिए है वाटसन और क्रिक। याद रख लेना उसको, वाटसन और क्रिक को। अब सेलुलर फंक्शन जो होता है, ठीक है, सेलुलर फंक्शन क्या होता है? अब सेल जो है किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल, कॉलेज का क्या होता है? कॉलेज का प्रिंसिपल जो होता है वो उस कॉलेज का क्या होता है? ओवरहेड होता है, ठीक है। वही प्रिंसिपल क्या करता है? उस कॉलेज को चलाता है, ठीक है। उसी तरीके से सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको क्या करता है? न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो किसके पास में होता है? न्यूक्लियस के पास में होता है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने अलग अलग है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, इनमें भी मैं आपको बताता हूँ। पहला जो था मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो था, ये न्यूक्लियस क्या काम करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। क्या रखता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा सेल के ऊपर क्या करता है? कंट्रोल रखता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन और आरएनए, आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कौन? राइबोसोम्स। उसके बाद में गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ये क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। पैकेट्स ऑफ प्रोटीन होती है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री होता है ये। प्रोटीन इसके अंदर स्टोर होता है जो क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करवाता है, जैसे फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपके सामने? पावर हाउस ऑफ द सेल्स। उसके बाद में वेसिकल्स क्या होते हैं? पैकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट कंटेन मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं जो सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन क्या होती है? जो सेल होती है उस सेल को क्या करते हैं? शेप प्रोवाइड करवाते हैं, उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल और सेंट्रल वैक्यूल, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपको पूछे जाएंगे। राइबोसोम्स के बारे में पूछ सकता है, लाइसोसोम के बारे में पूछ सकता है, गोल्जी एपरेटस के बारे में पूछ सकता है। इनके क्वेश्चन आपको डीएसएसबी में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? अब एट्रोपी क्या होता है? टिश्यू एट्रोपी, ठीक है। टिश्यू एट्रोपी क्या होती है? यानी एट्रोपी का मतलब होता है, देखो ये जो एट्रोपी होती है ना, एज के साथ साथ होती जाती है। किसी भी ऑर्गन की एज के साथ साथ में क्या होती है? एट्रोपी। किसी ऑर्गन की साइज जो है वो सेल नंबर की कमी होने की वजह से यदि साइज कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्या? टिश्यू एट्रोपी। कंफ्यूजन नहीं होना है कि सेल कम होंगी और साइज का कम हो जाना क्या होता है आपका? टिश्यू एट्रोपी होती है। क्या होती है? टिश्यू एट्रोपी होती है। क्लियर है? उसके बाद में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, आपको पता है कि एन का मतलब आ रहा है एब्सेंस। क्या आ रहा है? एब्सेंस। किसकी? ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, किसकी वजह से? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आता है अपन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है कि बॉडी के अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन आंसर मत कर देना यदि आ जाए तो, ठीक है। प्रोटीन आंसर मत कर देना, उसमें आंसर देना आपको सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। आपने सेल को पहले से पढ़ा होगा। सेल जब से आपने पढ़ना शुरू किया तब से आ रहा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सा होता है आपका? सेल्स होती हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि डीएसएसबी की आप तैयारी कर रहे हो, आपने अभी तक वीडियो हमारा देखा है तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर है। 599 रुपये के अंदर आपको डीएसएसबी के कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। बस हमारे साथ आप जुड़ते रहिए, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर करवाते रहेंगे और आपको डीएसएसबी में सिलेक्शन करवा के रखेंगे हम। आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन होगा, ये हमारी गारंटी है यदि आपने कंटिन्यू हमें फॉलो किया है तो, ठीक है। जिसके अंदर आपको मिलने वाली है आरएनए की डेली कंटेंट्स, नर्सिंग का एक वीडियो, इंपॉर्टेंट बुलेटिन्स का, और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सब का एक वीडियो विथ एमसीक्यू और प्लस टेस्ट सीरीज। इसमें तो भैया ने लिखा ही नहीं है हमारे कि इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। क्या मिलना है? टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है डेली 200 क्वेश्चन की, जिसमें 100 नर्सिंग और 100 नॉन नर्सिंग के क्या होंगे? टेस्ट सीरीज होने वाली है। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो सवाल है अपना अगला ये है कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन की जो इनिशियल स्टेज होती है वो कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। कौन सी होती है? प्रोफेज। इसको एक डायग्राम से समझते हैं, सेल डिवीजन के एक डायग्राम से। देखो आपके सामने दिख रहा होगा, ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस है, यहाँ पे G1, S और G2 फेज होती है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरफेज और माइटोसिस। इंटरफेज के अंदर क्या होती है? G1 के अंदर सेल ग्रोथ होती है, S के अंदर DNA सिंथेसिस होता है और G2 फेज के अंदर ग्रोथ डबल हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है,
ये भी क्वेश्चन आता है, आपको पूछ लिया जाता है कि G1 फेज जो है उसके अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि S फेज के अंदर क्या होता है, DNA सिंथेसिस होता है। और G2 फेज के अंदर क्या होती है, मोर ग्रोथ होती है। अब माइटोसिस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से एंड होता है? तो पहली फेज होती है आपकी प्रोफेज। कौन सी होती है, प्रोफेज। याद रख लेना, पहली फेज होती है प्रोफेज। दूसरी जो होती है वो होती है मेटाफेज। कौन सी होती है, मेटाफेज। तीसरी जो होती है वो आती है आपकी एनाफेज। कौन सी होती है, एनाफेज। एनाफेज जो फेज होती है वो तीसरी होती है। और चौथी लास्ट जो होती है वो टीलोफेज होती है। कौन सी होती है, टीलोफेज। कंफ्यूज नहीं होना है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल डिवीजन की तीसरी स्टेप कौन सी है, सेल डिवीजन की पहली स्टेप कौन सी है। आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि साहब पहली फेज जो होती है वो प्रोफेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है अपना कुछ और इसके अंदर सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन और भी आते हैं। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है आपका सामने देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स वगैरह सेल मटेरियल होता है वो क्या होता है, डेंस होता जाता है, दोनों सेंटर की तरफ जाता है। तो मेटाफेज में तो देखो दोनों प्रोफेज के अंदर इस सिचुएशन में आ गया। ठीक है, दोनों जो साइड में जो सेंट्रियोल्स होते हैं दोनों बनते हैं, बीच में आपका जब अरेंज हो जाता है क्या जेनेटिक मटेरियल, उसको मेटाफेज बोलते हैं। जब ये डिवाइड होकर दोनों साइड में जाता है वो एनाफेज के अंदर, टीलोफेज के अंदर क्या होते हैं, बीच में से दो पार्ट में सेल दो पार्ट में डिवाइड होने लग जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, टीलोफेज। ठीक है, वैसे ही आपका मियोसिस का भी होता है। ओस्मोसिस, हाँ ओस्मोसिस के बारे में हम बात करते हैं। ओस्मोसिस क्या होता है, देखो कोई भी सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन जो होता है इस दो चीज़ों से मिलकर होता है, सोल्यूट और सोलवेंट। कौन सा होता है, सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट। यदि मान लो इस सोलवेंट का जो मूवमेंट होता है, सोलवेंट का मूवमेंट यदि सेमी परमेबल के अंदर लो टू हाई की तरफ होता है, सोलवेंट का लो टू हाई की तरफ होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, और यदि मान लो यही हाई टू लो की तरफ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ये आपका सेल डिवीजन का है जिसमें मियोसिस देखने को दो बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, दो तरीके का होता है। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में और क्वेश्चन क्या आता है, माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की नंबर होती है, वो सेम होती है। ठीक है, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की नंबर क्या होती है, सेम होती है। और मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की नंबर होती है वो क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, हाफ हो जाती है। तो स्पर्म और ओवम जब बनते हैं तो कौन सी डिवीजन से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके हाफ क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाता है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइट, डीएसएसबी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है। ठीक है, डीएसएसबी हर बार क्वेश्चन पूछती है कि पिनोसाइटोसिस को क्या होता है और फैगोसाइटोसिस। जो हमारी क्लास देख रहे हैं उनका एक क्वेश्चन गलत नहीं होना है। पिनोसाइटोसिस के मतलब होता है टेक्स फ्लूइड इनटू द सोल्यूट के अंदर यदि फ्लूइड, देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्लूइड है सारा का सारा। इस फ्लूइड को मान लो कोई भी सेल अपने अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू लेती है, फ्लूइड को अंदर लेती है, फ्लूइड को यदि मान लो किसी प्रोसेस के थ्रू अंदर लेती है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसके अलावा फैगोसाइटोसिस, यदि मान लो कि हार्ड मटेरियल, लार्जर सब्सटेंसेज को यदि एंगल्फ करती है, कोई भी सेल यदि एंगल्फ करती है जिस प्रोसेस से करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस में कंफ्यूज नहीं होना है। पिनोसाइटोसिस का क्वेश्चन डीएसएसबी में हमेशा पूछा जाता है कि फ्लूइड को यदि एंगल्फ करती है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और फैगोसाइटोसिस का मतलब हार्डर सब्सटेंसेज को अंदर की तरफ एंगल्फ करना क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, सेल के अंदर होते हैं। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। दूसरा एक बार फिर से आ गया हाइपरप्लासिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होता है, हाइपरट्रोफी में सेल की साइज बढ़ जाती है। किसके अंदर, हाइपरट्रोफी के अंदर। हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होती है, सेल की साइज बढ़ जाती है। और हाइपरप्लासिया में सेल की नंबर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाती है। नंबर बढ़ना हाइपरप्लासिया, कंफ्यूजन वाला है। ट्रोफी बड़ी होती है, ठीक है, साइज का बढ़ जाना। और प्लासिया मतलब नंबर का बढ़ जाना, हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रोफी। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। एटीपी प्रोडक्शन पाथवे कौन से के थ्रू होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होता है बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एटीपी प्रोड्यूस करती हैं। ग्लाइकोलाइसिस में मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होता है। याद रखना है, क्वेश्चन यही पूछता है डायरेक्ट कि लार्जेस्ट एटीपी प्रोडक्शन किस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। कंफ्यूज किसी टाइप का नहीं होना है। स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो एक्रोसोम फॉर्मेशन ऑफ दिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करती है, गोल्जी बॉडीज हेल्प करती हैं। फिर से आपके सामने वही क्वेश्चन आ गया कि एंडोसाइटोसिस नाम और आ जाए, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और
तीसरा कौन सा आ गया, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, फैगो के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, उनको क्या करना है, अंदर की तरफ एंगल्फ करना, फूड जो भी होते हैं पार्ट। इसके अलावा पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड को अंदर करना। ठीक है, इसके अलावा पूरे के पूरे एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, पूरी पूरी सेल को ही, ठीक है, पूरी पूरी सेल मटेरियल जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको कंप्लीट को अंदर अपन एंगल्फ करते हैं, तो पूरे बैक्टीरिया वगैरह को, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट, क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट इन मेल्स नॉर्मल क्या होता है, 46XY। देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं डीएसएस में, बता रहा हूँ आपको कि जब मान लो 46XY जो होता है ये मेल में होता है, और 46XX जो होता है वो क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है। XX होता है फीमेल के अंदर, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मेल, क्योंकि उसके अंदर ही क्या होते हैं, X और Y डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसी के बारे में हम बात करें, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, दिन में रट लो 5-4 बार, एक बार आप याद कर लोगे तो गलती नहीं होगी। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम, यानी एक एक्स्ट्रा 21 नंबर का क्या होता है, क्रोमोजोम होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 18, उसको एक्स्ट्रा 18 नंबर का होता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, 13 नंबर का। ये तीनों जो होता है ना इंपॉर्टेंट भी है, और तीनों में कंफ्यूजन भी है, और तीनों के अंदर ट्राइसोमी वाला ही है। ठीक है, तो डाउन के अंदर तो क्या होता है, 21वां, एडवर्ड के अंदर 18वें का ट्राइसोमी होता है, और पटाउ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 13वें का नंबर का होता है। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी ऑफ एक्स, यानी सिंगल एक्स क्रोमोजोम्स होता है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, किसमें, टर्नर के अंदर, टर्न कर जाता है वापस, एक ही अपने आप के अंदर टर्न कर जाता है। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, इसके अंदर 2 क्रोमोजोम्स इन एक्स 2 जाते हैं इसमें, यहाँ से एक मेल से यहाँ आ गया आपके सामने। यदि मान लो मेल के अंदर 2 एक्स हो जाए, मतलब एक आदमी यदि मान लो लेडीज और जेंट्स दोनों बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, और इसके बारे में ट्रिपल सिंड्रोम जो होता है उसमें 3X क्रोमोजोम्स इन फीमेल्स, और XYY सिंड्रोम 2Y इन मेल्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बता दिया, आपकी मैंने ये बोला कि डीएसएसबी में क्वेश्चन आएगा, अब आएगा, आपको कैसे याद करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म वो होते हैं जिसमें सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स जो एटीपी जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स जो एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी आपका ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन से टाइप की एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, इसमें याद कर लेना, ट्रांजिशनल क्या होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछता है ब्लैडर के अंदर कौन सी टाइप की सेल्स, क्योंकि एनाटॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21 मैंने आपको पहले बोल दिया, डाउन सिंड्रोम होता है। 18वें का क्या होता है, पटाऊ, और 13वें का क्या होता है, टर्नर। ठीक है, जीनोम क्या होता है, कंप्लीट जीनोमिक मटेरियल होता है, कौन बंदा कैसा, सुंदर ना सुंदर, ब्लैक व्हाइट, जो भी कलर बनना है वो किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, आपका जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। ठीक है, और वो क्या होता है, जीनोम होता है। डीएनए क्या होता है, क्या काम करता है, स्टोर्स जीन्स वगैरह को, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उनको। एक जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो लास्ट क्वेश्चन ये आता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर। अब देखो लेयर्स ऑफ स्किन कौन कौन सी होती हैं, ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, ये होती है डर्मिस, और तीसरी होती है सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबक्यूटेनियस, ये 3 लेयर होती हैं। इनके अंदर भी कौन कौन सी लेयर होती हैं, इनका भी सब पार्ट होगा आपके सामने, इनकी भी सब पार्ट होंगे, उनमें कौन कौन सी होती है। देखो एपिडर्मिस को फिर से हमने क्या किया है, 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसके अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर की लेयर होती है, वो कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्वेश्चन पूछता है भैया एपिडर्मिस की सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। उससे नीचे क्या होती है, ल्यूसीडम, क्या होती है, ल्यूसीडियम। ठीक है, उससे नीचे कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसम, कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसम, कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसम। और इसके बाद में होता है स्पॉन्जियोसम। ठीक है, और उसके बाद में होता है बेसल लेयर होती है। ये 5 लेयर होती है किसकी, स्किन की। इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बता दिया क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आपको वीडियो को बार बार देख के इन चीज़ों को रिवाइज करते जाना है कि कैसे आप इनको याद कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आज की जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर मैंने वो चीज़ें आपको करवाई हैं, इस क्लास में मैंने वो चीज़ें आपको करवाई हैं जो हिडन चीज़ें होती है। आप
टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्वेश्चन वगैरह पढ़ रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिया, अरे भाई बेसिक तो पढ़ लो, क्योंकि डीएसएसबी के पेपर उठा के देखना 50% मटेरियल तो बेसिक इनमें से आता है। छोटे छोटे पिनोसाइटोसिस क्या होता है, हाइपोक्सीमिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है, एडिसन डिजीज क्या होती है, सीधे क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे। डीएनए क्या होता है, डीएनए की खोज किसने करी थी, जीनोम क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी ही क्लास पर डे आपको टिल डीएसएसबी मिलने वाली है, तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और इससे बेहतर और इससे भी ज़्यादा आपको ऐसी क्लासेस चाहिए, बुलेटिन्स की क्लास चाहिए, आपको आरएनयू नर्सिंग क्लासेस, आरएनयू का नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपको इसको परचेज करना है। परचेज करने के बाद में आपको ऐसे बुलेटिन्स की अलग अलग फैकल्टीज़ की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।